अस्सलाम वालेकुम। EDU 101 मिड टर्म प्रिपरेशन। इस फाइल के जो फर्स्ट 10 पेजेस हैं वो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपसे शेयर कर दिए थे। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो काइंडली आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी डीपली स्टडी करवाया आपको। आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो हम आज इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। MCQ नंबर हमारे पास जो है 6। A reinforcer that removes something unpleasant from the situation is called dash reinforcer। देखिए reinforcer की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ प्राइमरी, कुछ सेकेंडरी। अब यहाँ पे जो बात हो रही है ना कि ऐसा रीइंफोर्सर जो कि रिमूव कर रहा है चीज़ को, वो भी अनप्लेजेंट चीज़ को, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो है नेगेटिव। अगर हमारे पास बात स्टेटमेंट के अंदर बात लिखी होगी कि ऐड कर रहा है कोई पॉजिटिव चीज़ को, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे पॉजिटिव। और प्राइमरी हम बात करते हैं जब हमारे पास जो बेसिक नीड्स नहीं होती, जैसे कि फूड हो गया या हमारे पास वाटर हो गया, तो उसके लिए हम बात करेंगे प्राइमरी। और सेकेंडरी उस वक्त करेंगे जब प्राइमरी के साथ कोई चीज़ एसोसिएट कर रही होगी। ठीक है, वैसे मैंने इसको कंफर्म किया है, जो मैंने अभी आपको बताया है ये वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखिए सेकेंडरी और जो हमारे पास नेगेटिव रीइंफोर्सर था वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यही डिफाइन करे कि अनप्लेजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी, रिमूव करना उसको। नेक्स्ट वन है changing the behavior through the reinforcement of the successive approximation of the desired response is called shaping। ये एक कंप्लीट डेफिनेशन लिखी हुई है शेपिंग की। शेपिंग यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ देखिए, उसके अलावा जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सेम है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। और मॉडलिंग बात होती है जैसे लर्निंग प्रोसेस वेयर द इंडिविजुअल ऑब्जर्व एंड इमिटेट्स अनदर बिहेवियर व्हाइल इट कैन लीड टू द बिहेवियर चेंज, इट डज नॉट स्पेसिफिकली इन्वॉल्व द रीइंफोर्समेंट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। और जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो शेपिंग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इन हायरार्की ऑफ द लर्निंग लिंकिंग टू और मोर स्टिमुलस रिस्पॉन्सेज कनेक्शंस टू फॉर्म द मोर कॉम्प्लेक्स स्किल। देखिए यहाँ पे बात हो रही है, एक हायरार्की सिस्टम है जिसके अंदर लिंक कर रहे हैं मोर स्टिमुलस रिस्पॉन्सेज को। स्टिमुलस बोलेंगे कोई भी हम एक्शन, और जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको हम रिस्पॉन्स बोलेंगे। और बहुत सारे मल्टीपल हम स्टिमुलस को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको कनेक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो मोर कॉम्प्लेक्स स्किल होगा वो क्या कहलाएगा, उसको हम बोलेंगे मोटर चेन। हमारे पास एक कंप्लीट बन चुकी है। इस वजह से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल ठीक है, मोटर चेन। नेक्स्ट वन है रिस्पॉन्डिंग इन डिफरेंट वेज टू द डिफरेंट आइटम्स इन एसेट इज नाउन एज द मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे मल्टीपल मतलब मैनी और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब डिफरेंसेस। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन यहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन है एसोसिएशन ऑफ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हैबिट्स, तो इसको हम बोलेंगे कनेक्शनिज्म। ठीक है, और कॉग्निशन की बात होती है मेंटल से, और बिहेवियरिज्म की बात होती है बिहेवियर से रिलेट करती है। तो इस वजह से सी जो ऑप्शन है ना वो यहाँ पे ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे इनको चेक भी किया हुआ है, ये ठीक है ऑप्शन। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन और यहाँ पे ये नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट MCQ है फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरीज आर आल्सो नाउन एज। जो फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरीज होती है ना उसका ताल्लुक होता है ह्यूमनिज्म के साथ, तो ये ह्यूमनिज्म जो है ना बी, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सेज काजिंग द सेटिस्फैक्शन विल डू व्हाट फॉर द बिहेवियर्स। देखो कोई चीज़ हमने परफॉर्म की है और अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और उसका हमें उससे हम सेटिस्फाइड हुए हैं, और हम जो हमारे रिजल्ट्स मिले हैं ना वो काफ़ी अच्छे थे, तो हम उस चीज़ को अगेन रिपीट करेंगे। तो हमारा जो बिहेवियरिज्म होगा ना वो स्ट्रेंथन होगा, हमारा जो बिहेवियर होगा ना वो स्ट्रेंथन होगा, वीक नहीं होगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट कंडीशन आ जाए कि हम उससे बिल्कुल भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली बल्कि हमारे डिस्टर्बेंस का काज बनी, तो इस वजह से हम उसको लगाएं, ऑप्शन यहाँ पे लगाएंगे वीकन। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है तो उसके मुताबिक यहाँ पे जो ठीक ऑप्शन बन रहा है वो है स्ट्रेंथन। नेक्स्ट है एटीट्यूड्स डील्स विद। एटीट्यूड्स का ताल्लुक होता है फीलिंग्स और इमोशंस के साथ। नीड्स एंड वांट्स, एक्शन एंड रिएक्शंस, प्रैक्टिस एंड रिव्यू, इसको भी हम देख लेते हैं। MCQ की अगर स्टेटमेंट चेंज हो जाती है तो फिर आप परेशान ना होना। ये देखिए फीलिंग्स और इमोशंस का तो अभी हमने देख लिया। उसके अलावा जो प्रैक्टिस और रिव्यूज़ हैं रेफर्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड रीइंफोर्सिंग न्यू स्किल्स एंड नॉलेज।
उसके अलावा जो एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं रेफर्स द फिजिकल बिहेवियर रिस्पॉन्सेज टू द स्टिमुलस। उसके बाद जो लास्ट में नीड्स एंड वांट्स है हमारे पास रेफर्स टू द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स, जो हमारी बेसिक बुनियादी ज़रूरियात होती है ना उसके अंदर ये नीड्स और वांट्स आ जाती हैं। अगर मज़ीद हम गहराई में जाएं, नीड्स और वांट्स के दरमियान में डिफरेंस है। मतलब जो बेसिक हमारी नीड्स होती है लाइक फूड शेल्टर और वाटर वगैरह, ये बेसिक नीड्स है, ज़रूरत है हमारी। और लेकिन जो वांट्स होंगी ना वो हमें एक्स्ट्रा से चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं, लाइक हम बोलें कि हमें ब्रांडेड शूज़ चाहिए और ब्रांडेड क्लॉथ चाहिए, तो वो हमारे लिए वो वांट्स के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द लॉ ऑफ एक्सरसाइज जस्टिफाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर ड्रिल भी आ जाता है, प्रैक्टिस भी और रिव्यू भी। क्योंकि देखो ड्रिल बोलते हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ द स्किल एक्टिविटी बिल्ड द प्रोफिशिएंसी। मजीद बेहतर बनाने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना, उसको बोलेंगे ड्रिल। और प्रैक्टिस भी हमारे पास रेगुलर एक्सरसाइज होती है। रिव्यू का मतलब होता है री एग्जामिन करना। तो ये तीनों चीज़ें उसके अंदर आती हैं, इस वजह से ऑल ऑफ द अबव जो है ना हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको हेल्प हो रही है प्रिपरेशन में तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरा बड़ा टाइम लग रहा है इस चीज़ में, आपका एक सेकंड भी नहीं लगना सब्सक्राइब करने में। ओके, अंडर द बिहेवियरिज्म द एक्टिवेशन ऑफ द प्रियोर नॉलेज इज। प्रियोर नॉलेज जो हमारे पास यहाँ पे जो डिफाइन लिखी हुई है, ये यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इररेलीवेंट। ठीक है, इसकी मैं आपको रीजन बता देती हूँ। देखिए, the activation of the prior knowledge is not central concern. Thus, the most appropriate answer is irrelevant because the behaviorism does not emphasize the role of the prior knowledge in the learning or a behavior. Next है under the behaviorism, the activation of the prior knowledge is, ये भी repeat है, irrelevant है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is not an example of the operantly learned behavior? देखो यहाँ पे जो बाकी तीन लिखे हुए हैं ना MCQs, उसका मतलब ये है कि जैसे एक स्टूडेंट है डूइंग हिज होमवर्क आफ्टर द रिसीव हिज टीचर अप्रूवल फॉर हिज बिहेवियर, ये तीनों बिहेवियर जो है ना वो लर्निंग में आ जाते हैं। मतलब सीखने के बाद कोई चीज़ परफॉर्म करना, तो हम कहेंगे कि ये बिहेवियर जो है ना आफ्टर लर्निंग है। लेकिन जो डॉग है उसके सामने अगर कोई फ्लैश लाइट ऑन करते हैं जिसकी वजह से उसकी आइज़ क्लोज हो जाती हैं, तो ये हम कहेंगे ये ऑटोमेटिक है, ये अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस नहीं है, जानबूझकर उसने नहीं किया। तो इस वजह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये एग्जाम्पल नहीं है ऑपरेंटली लर्न बिहेवियर की। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा कोई बिहेवियर आ जाए किसी और MCQs के अंदर जिसमें लर्निंग इन्वॉल्व नहीं हो रही, वो ऑटोमेटिक परफॉर्म हो रहा है, तो इस वजह से हम लगाएंगे कि वो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ पॉजिटिव री-एनफोर्समेंट। पनिशमेंट जो है ना वो पॉजिटिव री-एनफोर्समेंट नहीं है। बोनस, अवार्ड और एडवांस इंक्रीमेंट वो सब आपको समझ आ रहे हैं कि बाकी तीनों MCQs आपस में रिलेट कर रहे हैं। ये जो सी ऑप्शन है वो टोटली डिफरेंट है, पनिशमेंट इसके अंदर नहीं आता, वो नेगेटिव री-एनफोर्समेंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट है BF Skinner was one of the most influential psychologist of which of the country। तो ये अमेरिकन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। द स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन डिपेंड्स ऑन, स्ट्रेंथ जो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी, तीनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। तीनों फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से डी जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑल। नेक्स्ट है अ रीइंफोर्सर दैट एड्स समथिंग रिवॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब देखिए एडिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट बनेगा, पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट वन है शॉर्ट टर्म मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड वर्किंग मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्किंग मेमोरी कहलाती है। ओके, इसके अलावा जो अभी 2025 की क्विज 1 और क्विज 2 की फाइल्स होंगी ना, वो भी आप कहीं से अरेंज करके ना आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा पेपर आपका रिपीट हो जाएगा। अब ये MCQ हमारे पास है प्री प्लान मटीरियल्स एंड लर्निंग एक्सरसाइज डिजाइन टू डिवेलप द प्रैक्टिकल सेंसरी एंड फॉर्मल स्किल्स ऑफ द चिल्ड्रन वर डिजाइन बाय द मोंटेसरी। ये उसका नेम है, जिसने ये जो फाउंडर है ना उसका नेम है। इसको मोंटेसरी भी बोलते हैं, मोंटेसरी भी कुछ लोग बोलते हैं, तो मोंटेसरी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उसके अलावा जो पेजे थ्योरी है ना, या पेजे, ये भी उसका नेम है, फाउंडर का नेम है। उसका ताल्लुक होता है जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, चाइल्डहुड टू अडल्ट जितने भी स्टेजेस होते हैं ना, वो उसमें उसका ताल्लुक पेजे के साथ है। ओके, नोइंग व्हाट डील्स विद, ये हमारे पास जो होता है सैम्बल्स, करेक्ट ऑप्शन है।
अकॉर्डिंग टू द पोस्ट मॉडर्निस्ट व्हाट गोज टुगेदर, नॉलेज एंड पावर जो है ना, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। मनी एंड पावर, मनी एंड स्किल्स, नॉलेज एंड स्किल्स, ये सारी चीज़ें इसमें कोई चीज़ स्किप हो जाती है, लेकिन जो नॉलेज और पावर है ना, अगर नॉलेज है तो पावर है, नॉलेज इज़ अ पावर, ये दोनों चीज़ें साथ साथ पैरेलल चलती हैं। स्टिमुलाई, रिस्पॉन्सेज एंड रीइंफोर्सर्स आर द पार्ट ऑफ द विच ऑफ द थ्योरीज, तो ये बिहेवियरिस्ट थ्योरीज की ये तीनों चीज़ें उसका पार्ट है। बाकी जो है ना कॉग्निटिव और ह्यूमनिस्टिक, बार बार इसकी बात कर ली है हमने, बस हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम टाइम भी तो सेव करना है। स्टिमुलाई, स्टिमुलस इज अ नेसेसरी फॉर द रिस्पॉन्स इज द डैश कंडीशनिंग, ये हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ इफेक्ट जस्टिफाइज द यूजिंग द बोथ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। लॉ ऑफ जस्टिफाइज मतलब जब हमने कोई इंसाफ करना है तो उसके अंदर इंसाफ के अंदर रिवॉर्ड्स भी और पनिशमेंट दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट वन है अ स्टूडेंट आस्किंग व्हाई शुड आई डू दिस रिफ्लेक्ट्स द लॉ ऑफ, ये है रिडनेस, ये इसका सी जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। Changing the behavior through the reinforcement of the successive approximation of the desired response is called, हमारे पास ये shaping कहलाता है। shaping ये define दी हुई है। Okay, for the existentialist पता नहीं क्या लिखा हुआ है, educator values are, ये freely chosen होती है हमारे पास। कुरान, हदीस एंड फ़िक़्ह हैव द प्राइम प्लेस इन द करिकुलम इन विच ऑफ द आइडियोलॉजी, ये इस्लामिक आइडियोलॉजी के अंदर कुरान, हदीस और फ़िक़्ह को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है इस्लामिक एजुकेशन फॉर्मुलेट्स द ह्यूमन बेसिक आइडियाज इन द लाइट ऑफ द रेवलेशन, viewing the school as an agency of the society and as a means of the transmitting the cultural heritage in the fundamental position of the पैरलिज्म। अब देखिए पैरलिज्म की हमने फर्स्ट वीडियो में भी बात की थी, जिसका मतलब होता है कि लॉन्ग लास्टिंग एवर लास्टिंग कंटेंट को करिकुलम के अंदर ऐड करना चाहिए। तो पैरलिज्म का ताल्लुक उस चीज़ से है, और ये जो ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है हमारे पास, तो ये पैरलिज्म जो है ना वो ठीक ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है अ फ्रेमवर्क फॉर द थिंकिंग अबाउट द एजुकेशनल इश्यूज एंड अ गाइड फॉर द प्रोफेशनल प्रैक्टिस बेस्ट डिस्क्राइब्स विच ऑफ द फॉलोइंग अ फिलोसफी ऑफ द एजुकेशन, ये भी रिपीटिव है वैसे। The philosophy of the realism would suggest the instruction organized around the solving the society problems according to the scientific method. A option is correct here. Okay, next one है what is the role of the teacher according to the believers of the realism, जो सी ऑप्शन है वो ठीक है यहाँ पे। एक्टिव एंड कंटेंट कंपिटेंट यहाँ पे ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट है द एजुकेशनल थ्योरी that emphasizes the authority of the teacher and the value of the subject matter curriculum is the essentialism. Okay, last में है the realism aim of the education, realist aim of the education हमारे पास होता है total development of the personality, ये ऑप्शन ए जो था ना फर्स्ट वाला वो उससे रिलेट कर रहा है, रिपीटिव है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप इससे आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर ऐसा है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको हेल्प हुई या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।